हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम CSIR नेट MP सेट स्टेट एलिजिबिलिटी एग्जाम मैथ प्रिपरेशन 2026 की वीडियो पर आए हैं। ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। ये 50 प्रश्न नहीं देखे तो पछताओगे। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ये 50 प्रश्न नहीं देखे तो पछताओगे, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये हमारा पार्ट 9 वीडियो है। बाकी की वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है न्यूमेरिकल एनालिसिस। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस की 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम नेम मेंशन विथ ईच क्वेश्चंस, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन पे हमने किस एग्जाम में वो आया है ये मेंशन करके रखा है, ताकि आपको समझ में आए कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन रैप्सन मेथड का इंटीग्रेशन फार्मूला क्या है, बताइए। देखिए, CSIR नेट जून 2018 में आया था। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन रैप्सन मेथड का इंटीग्रेशन फार्मूला क्या है, बताइए। राइट आंसर रहने वाला है बी। राइट आंसर इज बी। xn+1 इक्वल टू xn माइनस fn अपॉन f डैश xn। राइट, फिर से सुन लीजिए दोस्तों। न्यूटन रैप्सन मेथड का इंटीग्रेशन फार्मूला xn+1 इक्वल टू xn माइनस f xn अपॉन f डैश xn है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बाइसेक्शन मेथड किस थ्योरम पर आधारित है, बताइए। बाइसेक्शन मेथड किस थ्योरम पर आधारित है। देखिए दोस्तों, ये MP सेट 2017 में आया है और प्रत्येक क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया है ये बताने के लिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए वीडियो। मैं हर क्वेश्चन पर बताऊंगा नहीं, आप देख लेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, किस एग्जाम में आया है। राइट, तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। बाइसेक्शन मेथड किस थ्योरम पर आधारित है, तो राइट आंसर है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। राइट आंसर इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर है सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। सेकेंड मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, बताइए। तो यहां पास राइट आंसर है सी, 1.618। 1.618 याद रखिएगा दोस्तों। सेकेंड मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1.618 है। सेकेंड मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1.618। राइट आंसर इज सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रेगुलर फॉल्सी मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। रेगुलर फॉल्सी मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, बताइए। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो रहती है वो है 1। राइट आंसर इज 1। राइट आंसर इज 1। ठीक है, रेगुलर फॉल्सी मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 है। क्या है, 1 है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। न्यूटन रैप्सन मेथड क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस कब देता है। न्यूटन रैप्सन मेथड क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस कब देता है, बताइए। न्यूटन रैप्सन मेथड क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस कब देता है, राइट आंसर इज सिंपल रूट। ठीक है, बी। राइट आंसर इज सिंपल रूट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
गॉस सेडल मेथड का उपयोग किसके लिए होता है? गॉस सेडल मेथड का उपयोग किसके लिए होता है, बताइए। गॉस सेडल मेथड का उपयोग किसके लिए होता है? राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी, लीनियर सिमुल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, क्या है राइट आंसर? लीनियर सिमुल्टेनियस इक्वेशंस। गॉस सेडल मेथड का उपयोग किसके लिए होता है? लीनियर सिमुल्टेनियस इक्वेशंस के लिए। ठीक है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? बी। अगला क्वेश्चन है, जैकोबी मेथड कन्वर्जेंस के लिए मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? जैकोबी मेथड कन्वर्जेंस के लिए मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, बताइए। जैकोबी मेथड कन्वर्जेंस के लिए मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है बी, डायगोनली डोमिनेंट। डायगोनली डोमिनेंट, राइट आंसर इज बी। जैकोबी मेथड कन्वर्जेंस के लिए मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट होनी चाहिए। ठीक है, डायगोनली डोमिनेंट होनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये ऐसे वर्ड है दोस्तों कि कंफ्यूजन रहता है और बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, तो इनको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपकी तैयारी कैसी है ये मायने रखती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें पढ़ना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैकोबी मेथड कन्वर्जेंस के लिए मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? डायगोनली डोमिनेंट्स। अब तो नहीं भूलने वाला। अगला क्वेश्चन है, पावर मेथड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। पावर मेथड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहां पास राइट आंसर है बी। राइट आंसर क्या है? बी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज के लिए। किसके लिए? लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज के लिए पावर मेथड का उपयोग लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज के लिए किया जाता है। पावर मेथड का उपयोग लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर यहां पास क्या रहने वाला है? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एलयू डिकम्पोजिशन का उपयोग होता है, बताइए। एलयू डिकम्पोजिशन का उपयोग कहाँ होता है? एलयू डिकम्पोजिशन का उपयोग कहाँ होता है, बताइए। राइट आंसर इज लाइनर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। राइट आंसर ए है, लाइनर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। एलयू डिकम्पोजिशन का उपयोग लाइनर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एलयू डिकम्पोजिशन का उपयोग लाइनर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए किया जाता है। सो राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए। ठीक है, लाइनर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लाइनर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कोलेक्सी मेथड एप्लीकेबल है। कोलेक्सी मेथड एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल है, बताइए। कोलेक्सी मेथड एप्लीकेबल है किसके लिए? तो यहां पास राइट आंसर रहने वाला है बी, सिमेट्रिक पॉजिटिव डिफिनिट मैट्रिक्स के लिए। किसके लिए? सिमेट्रिक पॉजिटिव डिफिनिट मैट्रिक्स के लिए। कोलेक्सी मेथड सिमेट्रिक पॉजिटिव डिफिनिट मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। याद रखना, बहुत अजीब अजीब नाम आ रहे हैं। कोलेक्सी मेथड जो है सिमेट्रिक पॉजिटिव डिफिनिट मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। हाँ दोस्तों, इसीलिए ये नाम ऐसे हैं, ताकि एग्ज़ाम तो आसान तो है नहीं, है ना, काफ़ी मेहनत लगने वाली है इसे तैयार करने पे। और देख रहे हैं आपकी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो हमने नाम सुना भी ना हो वैसे क्वेश्चंस आते हैं।
शायद आपने सुना हो, कोई बात नहीं, मैंने तो नहीं सुना था, पहली बार सुन रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल एफ एक्स क्या है, बताइए। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल एफ एक्स क्या है। जो फॉरवर्ड होता है वो क्या होता है, एक फॉरवर्ड होता है, एक बैकवर्ड होता है, मालूम है ना। फॉरवर्ड के लिए जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल जैसा होता है, बैकवर्ड के लिए ट्रायंगल का उल्टा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फॉरवर्ड के लिए उपयोग किया जाता है फंक्शन कौन सा उपयोग किया जाता है, ट्रायंगल, सीधा ट्रायंगल। और बैकवर्ड ऑपरेटर के लिए किसके लिए यूज होता है, ट्रायंगल का उल्टा। ठीक है, चलिए देखते हैं, अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल एफ एक्स क्या है। तो राइट आंसर यहाँ है ए। क्या है, ए। ये फॉरवर्ड के लिए यूज होता है। ठीक है, राइट आंसर ए, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। देख लीजिए, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फंक्शन क्या है। बैकवर्ड डिफरेंशिएशन ऑपरेटर फंक्शन क्या है, क्या है बताइए। तो बैकवर्ड के लिए यूज होता है, राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी, एफ एक्स माइनस एच। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फंक्शन क्या है, एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, राइट आंसर इज बी। तो राइट आंसर बी रहने वाला है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इंटरपोल्यूशन में पॉलिनोमियल यूनिक होगा यदि। इंटरपोल्यूशन पॉलिनोमियल यूनिक होगा यदि, बताइए जल्दी, कब यूनिक होगा। इंटरपोल्यूशन पॉलिनोमियल कब यूनिक होगा। तो राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पास बी, पॉइंट डिस्टिंक्ट हो। पॉइंट क्या हो, जब पॉइंट डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, यदि पॉइंट डिस्टिंक्ट हो। तो राइट आंसर रहने वाला है बी। ठीक है, इंटरपोल्यूशन पॉलिनोमियल यूनिक होगा यदि पॉइंट डिस्टिंक्ट हो। फिर सुन लीजिए, इंटरपोल्यूशन पॉलिनोमियल यूनिक होगा यदि पॉइंट क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। तो राइट आंसर यहाँ पास रहने वाला है बी। अगला क्वेश्चन है लॉरेंज इंटरपोल्यूशन मेथड उपयोग होता है, बताइए। लॉरेंज इंटरपोल्यूशन मेथड उपयोग होता है, कब उपयोग होता है। लॉरेंज इंटरपोल्यूशन मेथड उपयोग होता है, कब उपयोग होता है। तो यहाँ पास राइट आंसर रहने वाला है सी। क्या रहने वाला है, सी, पॉलिनोमियल इंटरपोल्यूशन के लिए। ठीक है, पॉलिनोमियल इंटरपोल्यूशन के लिए। तो जो लॉरेंज इंटरपोल्यूशन मेथड उपयोग होता है वो पॉलिनोमियल इंटरपोल्यूशन के लिए होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या रहने वाला है, सी। राइट आंसर इज सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोल्यूशन फार्मूला लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोल्यूशन फार्मूला लागू होता है, बताइए कहाँ लागू होता है। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोल्यूशन फार्मूला लागू होता है, राइट आंसर इज बी, इक्वल इंटरवल्स हो क्या। ठीक है, राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। ठीक है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोल्यूशन फार्मूला कब लागू होता है, जब इक्वल इंटरवल्स हो। ठीक है, राइट आंसर इज बी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ट्रापेजोइडल रूल का एरर ऑर्डर क्या है। ट्रापेजोइडल रूल का एरर ऑर्डर क्या है, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आप एक ही टॉपिक को पढ़े जा रहे हैं और
बहुत दिक्कत होती है ना। और ये पता नहीं कैसे रिसर्च करके पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ले आके रख देते हैं। ठीक है, सॉरी, जस्ट मिनट। तो देखते हैं अगला, ये क्या है, ट्रापेजोइडल रूल का एरर ऑर्डर क्या है? क्या है? ओ एच स्क्वायर। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी, ओ एच स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सिम्पसन्स 1/3 है ना, 1/3 रूल किस डिग्री पॉलिनोमियल तक एग्जैक्ट है? क्वेश्चन है सिम्पसन्स 1/3 रूल किस डिग्री पॉलिनोमियल तक एग्जैक्ट है? बताइए क्या है इसका ऑप्शन। तो यहाँ पास से सिंपल है ये क्वेश्चन कोई ना। राइट आंसर इज सी, 3। सिम्पसन 1/3 रूल किस डिग्री पॉलिनोमियल तक एग्जैक्ट है? तो राइट आंसर इज 3। सिम्पसन 1/3 रूल किस डिग्री पॉलिनोमियल तक एग्जैक्ट है? 3 तक। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ रहने वाला है सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सिम्पसन रूल का एरर ऑर्डर। बताइए, ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है क्या? नहीं, दोबारा नहीं आ रहा है भाई। सिम्पसन्स ऑर्डर का एरर ऑर्डर बताइए क्या होता है? तो सिम्पसन्स रूल का एरर ऑर्डर जो है ओ एच की पावर 4 है। क्या है? ओ एच की पावर 4। राइट आंसर इज सी। सिम्पसन रूल का एरर ऑर्डर ओ एच की पावर 4 होता है। राइट आंसर इज सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गॉस एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग होता है। गॉस एलिमिनेशन मेथड का उपयोग होता है। गॉस एलिमिनेशन मेथड का उपयोग होता है। दोस्तों, कंप्यूटर क्लासेस बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर के सामने जब आप 1 घंटा 2 घंटा या फिर 4 घंटा बैठते हैं कंप्यूटर के सामने, तो क्लास लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो पर जो स्क्रीन है वो ब्लैक रखी थी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बट कुछ स्टूडेंट्स हमारे चाहते थे कि जल्द से जल्द वीडियो लाइए हमारे लिए, और तो मैंने अभी इसको स्पेशल बना के नहीं ले आ पाया हूँ, डायरेक्ट आपके लिए जल्द से जल्द पेश करने की कोशिश किया हूँ। इसलिए मैंने जो बैकग्राउंड ब्लैक नहीं रखा है। कुछ लोगों को ब्लैक पसंद नहीं आता है, बोल रहे थे ऐसा वैसा, तो मैं बोला कि आपको पता नहीं है, जो बैकग्राउंड ब्लैक होने से हमारी आंखें ख़राब नहीं होती हैं। और यदि आपकी जो बैकग्राउंड वाइट है तो आपको कंप्यूटर क्लास लगाना बहुत ज़रूरी है आपकी आंखों की सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? क्वेश्चन है हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग होता है। बताइए, गॉस एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग किस में होता है? लाइनर इक्वेशंस में। क्या है? लाइनर इक्वेशंस में। तो राइट आंसर इज ए। गॉस एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग लाइनर इक्वेशंस में के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गॉस जॉर्डन मेथड से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बताइए, गॉस जॉर्डन मेथड से क्या प्राप्त होता है? राइट आंसर इज बी, डरना मत। राइट आंसर इज बी, इनवर्स मैट्रिक्स। क्या है? इनवर्स मैट्रिक्स। गॉस जॉर्डन मेथड से इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त होती है। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फिक्स्ड पॉइंट इंटरेक्शन कन्वर्जेंस करेगा यदि। फिक्स्ड पॉइंट इंटरेक्शन कन्वर्ज करेगा यदि। बताइए क्या है राइट आंसर इसका? फिक्स्ड पॉइंट इंटरेक्शन कन्वर्ज करेगा यदि मॉड ऑफ जी डैश एक्स लेस देन 1 हो। क्या हो? मॉड ऑफ जी डैश एक्स लेस देन 1। फिक्स्ड पॉइंट इंटरेक्शन कन्वर्ज करेगा यदि। राइट आंसर है ए, मॉड ऑफ जी डैश एक्स लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पास राइट आंसर क्या रहने वाला है? 1। अगला क्वेश्चन क्या है? बाइसेक्शन मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है?
बाइसेक्शन मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, बताइए जल्दी। तो बाइसेक्शन मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है 1, ठीक है, राइट आंसर इज 1। बाइसेक्शन मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है 1, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यूलर मेथड की ऑर्डर ऑफ एरर, यूलर मेथड की ऑर्डर ऑफ एरर क्या है, राइट आंसर है एच, राइट आंसर है एच, ए ऑप्शन। तो यहां पास रहने वाला है ए ऑप्शन, यूलर मेथड की ऑर्डर ऑफ एरर एच है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो काफ़ी धीमी लगती हो तो आप इसे स्पीड पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पढ़ाई आराम से करना चाहिए और बोरिंग नहीं हो, कुछ ऐसा करना चाहिए, ठीक है। बहुत जल्दबाजी में वीडियो हम नहीं लाते हैं, बहुत स्पीड से नहीं बोलते ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और मुझे भी कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार मैं देख चुका हूँ कई एग्जाम में, सबकी प्रोफेसर की पसंद रहती है। रंगे कुत्ता मेथड का उपयोग, कुत्ता नाम है ना इसमें, रंगे कुत्ता मेथड का उपयोग कहाँ होता है बताइए। रंगे कुत्ता मेथड का उपयोग कहाँ होता है, ओडीई में, किसमें होता है, ओडीई, राइट ऑप्शन इज बी, राइट ऑप्शन इज बी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड, ठीक है, करेक्टर मेथड संबंधित है, प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड संबंधित है, बताइए किसे संबंधित है। प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड जो है इंटरपोल्यूशन से संबंधित है, किसे संबंधित है, इंटरपोल्यूशन से। प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड इंटरपोल्यूशन से संबंधित है, नहीं यार, ओडीई से संबंधित है, सॉरी यहाँ पास ये कुछ प्रॉब्लम है, राइट आंसर इज ओडीई, प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड जो संबंधित है ओडीई से संबंधित है, राइट आंसर इज बी, प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड संबंधित है ओडीई से। दोस्तों कभी कभी हो जाता है ऐसा, पढ़ते पढ़ते हमको ऑप्शन कुछ दूसरा दिखाई दे जाता है, बट राइट आंसर है यहाँ पास बी, ओडीई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ऑब्सोल्यूट एरर इक्वल टू, ऑब्सोल्यूट एरर इक्वल टू, बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है मॉड ऑफ ट्रू माइनस अप्रॉक्स। ऑब्सोल्यूट एरर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मॉड ऑफ ट्रू माइनस अप्रॉक्स, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का या एरर का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है, मॉड ऑफ ट्रू माइनस अप्रॉक्स वैल्यू, राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है रिलेटिव एरर, बताइए रिलेटिव एरर इक्वल टू क्या है। तो यहाँ पास राइट आंसर रहने वाला है ए, राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है। एरर इक्वल टू क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें देखकर जरूर जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंडीशन नंबर मेजर करता है, कंडीशन नंबर मेजर करता है स्टेबिलिटी, कंडीशन नंबर मेजर करता है स्टेबिलिटी। दोस्तों मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो मेरी बोलचाल की भाषा काफ़ी धीरे है ताकि आपको बहुत देर तक बात होगी तो आपके ये क्वेश्चंस है काफ़ी माइंड में बैठेंगे। अब जब ये वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो आप इसको स्पीड से भी चला सकते हैं। डायरेक्ट स्पीड से चलाएंगे तो देख तो लेंगे आप, लेकिन आपके माइंड में बैठेगा नहीं। तो पहले आपको आराम से देखना है,
जब आपको समझ में आए तो आप उसको स्पीड से कर सकते हैं। और एक और सजेशन है, जब आप एक दो बार देख लेते हैं तब आप क्या करेंगे कि आवाज़ को म्यूट करके आप खुद बताएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा, मेरी आवाज़ भी सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से तैयारी हो जाएगी आपकी। और तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। कंडीशन नंबर मेजर करता है, क्या मेजर करता है? सेंसिटिविटी ना, राइट आंसर इज सी। कंडीशन नंबर मेजर करता है, क्या मेजर करता है? सेंसिटिविटी मेजर करता है। क्या मेजर करता है? सेंसिटिविटी, राइट आंसर इज सी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मशीन इप्सिलन प्रेजेंट करता है। मशीन इप्सिलन प्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट करता है बताइए? मशीन इप्सिलन प्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट करता है? राइट आंसर इज बी, स्मॉलेस्ट मशीन प्रिसीजन। ठीक है, स्मॉलेस्ट मशीन प्रिसीजन। ठीक है, तो ये राइट आंसर रहने वाला है। मशीन एप्सिलॉन प्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट करता है? स्मॉलेस्ट मशीन प्रिसीजन। ठीक है, राइट आंसर इज बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गॉस क्वाड्रेचर मेथड संबंधित है। गॉस क्वाड्रेचर मेथड संबंधित है, किससे संबंधित है? गॉस क्वाड्रेचर मेथड किससे संबंधित है? तो ये राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है बी, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से संबंधित है। ठीक है, गॉस क्वाड्रेचर मेथड संबंधित है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से। राइट आंसर इज बी। ठीक है, तो दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस ही है। तो क्वेश्चन है क्राउड मेथड किस प्रकार की फैक्टराइजेशन देता है? ठीक है, क्राउड मेथड किस प्रकार की फैक्टराइजेशन देता है बताइए? चौथा ऑप्शन तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चौथा ऑप्शन है एसपीडी, लेकिन ये राइट आंसर नहीं, से कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया। क्राउड मेथड किस प्रकार की फैक्टराइजेशन देता है? राइट आंसर इज बी, एलयू फैक्टराइजेशन। अभी पढ़ चुका आपने ऊपर एलयू फैक्टराइजेशन के बारे में। तो क्राउड मेथड किस प्रकार की फैक्टराइजेशन देता है? राइट आंसर इज बी, एलयू फैक्टराइजेशन। एलयू फैक्टराइजेशन। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है माइंड में चढ़ने में टाइम लगता है। ठीक है, एलयू फैक्टराइजेशन, एलयू फैक्टराइजेशन, क्राउड मेथड किस प्रकार की फैक्टराइजेशन देता है? एलयू फैक्टराइजेशन। राइट आंसर इज क्या रहने वाला है? बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है थर्ड कंडीशन सिस्टम में कंडीशन नंबर सामान्यतः क्या होते हैं बताइए? थर्ड कंडीशन सिस्टम में कंडीशन नंबर सामान्यतः क्या होता है? तो राइट आंसर है बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा। थर्ड कंडीशन सिस्टम में, ऑप्शन के आधार पर मैं बता रहा हूँ, थर्ड कंडीशन सिस्टम में कंडीशन नंबर सामान्यतः बहुत बड़ा होता है। राइट आंसर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव बताइए क्या है? तो यहाँ पास राइट आंसर रहने वाला है सी। राइट आंसर क्या है? सी। ये सेंट्रल की बात हो रही है दोस्तों, है ना? राइट आंसर इज सी, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। राइट आंसर इज सी। क्या है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच अपॉन 2h। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? सी,
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच अपॉन 2h होता है। 2h ध्यान रख लीजिएगा, 2h होता है। क्या होता है? 2h सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। राइट आंसर इज सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हार्मिट इंटरपोल्यूशन का उपयोग कब किया जाता है? हार्मिट इंटरपोल्यूशन का उपयोग कब किया जाता है? तो अगला इसका राइट आंसर है, तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी, जब डेरिवेटिव वैल्यू भी दी हो। ठीक है, तो हार्मिट इंटरपोल्यूशन का उपयोग कब किया जाता है? जब डेरिवेटिव वैल्यू भी दी हो, जब डेरिवेटिव वैल्यू भी दी हो। अगला क्वेश्चन है, कंपोजिट सिम्पसन रूल लागू करने के लिए इंटरवल की संख्या बताइए क्या होनी चाहिए? कंपोजिट सिम्पसन रूल लागू करने के लिए इंटरवल की संख्या क्या होनी चाहिए? ऑड होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। बताइए राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पास राइट आंसर है बी। क्या है? बी। कंपोजिट सिम्पसन रूल लागू करने के लिए इंटरवल्स की संख्या इवन होनी चाहिए। कंपोजिट सिम्पसन रूल लागू करने के लिए इंटरवल की संख्या इवन होनी चाहिए। ठीक है, राइट आंसर इज बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल मेथड स्टेबल कहलाता है यदि। बताइए, न्यूमेरिकल मेथड स्टेबल कहलाता है यदि। राइट आंसर इज एरर बाउंडेड रहे। जब एरर क्या रहे? बाउंडेड रहे। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड स्टेबल कहलाता है यदि एरर बाउंडेड रहे। राइट आंसर इज बी। न्यूमेरिकल मेथड स्टेबल कहलाता है यदि एरर बाउंडेड रहे। राइट आंसर इज बी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? बी। सॉरी, राइट आंसर इज बी। ठीक है, जब एरर बाउंडेड रहे। 36 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन है, कंसिस्टेंसी कंडीशन का अर्थ। कंसिस्टेंसी कंडीशन का अर्थ बताइए। कंसिस्टेंसी कंडीशन का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है यहाँ पास ए। राइट आंसर क्या है? ए। एच टेंस टू 0 पर, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांजैक्शन एरर टेंस टू 0। ट्रांजैक्शन एरर टेंस टू 0। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पास ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्जेंस के लिए आवश्यक शर्त है। बताइए, कन्वर्जेंस के लिए आवश्यक शर्त क्या है? स्टेबिलिटी प्लस कंसिस्टेंसी। कन्वर्जेंस के लिए आवश्यक शर्त क्या है? स्टेबिलिटी प्लस कंसिस्टेंसी। राइट आंसर इज सी। ठीक है, तो यहाँ पास राइट आंसर रहने वाला है सी। कन्वर्जेंस के लिए आवश्यक शर्त स्टेबिलिटी प्लस कंसिस्टेंसी। राइट आंसर इज सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राउंड ऑफ एरर उत्पन्न होता है। राउंड ऑफ एरर उत्पन्न होता है, क्या होता है बताइए? राउंड ऑफ एरर जो है फाइनाइट प्रिसीजन अर्थमेटिक से। ठीक है, तो राइट आंसर रहने वाला है बी, फाइनाइट प्रिसीजन अर्थमेटिक से। राउंड ऑफ एरर उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है? फाइनाइट प्रिसीजन अर्थमेटिक से। राइट आंसर रहने वाला है बी। राइट आंसर क्या रहने वाला है? बी। ठीक है, राउंड ऑफ एरर उत्पन्न होता है फाइनाइट प्रिसीजन अर्थमेटिक से। राउंड ऑफ एरर उत्पन्न होता है फाइनाइट प्रिसीजन अर्थमेटिक से। दोस्तों ये रटने की बात नहीं है। जब आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपने MSc किया है और आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें हमें एग्ज़ाम लेवल के आधार पर हमें ध्यान देना पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि हम आपको रटा रहे हैं। आप तब हमारे वीडियो के पास आए जब आपने MSc कर चुका है, आपने काफ़ी चीज़ें देख चुकी हैं, तब हमारे पास आए हैं। तो ये चीज़ें जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें ला रहा हूँ। बेसिक चीज़ें भी लाऊंगा, लेकिन दोस्तों काफ़ी बड़ा सिलेबस है। ऐसे में तैयारी आपकी यदि बहुत देर से चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है, तो ही आप सही कर पाएंगे। बट यदि एग्ज़ाम के पहले आपको वीडियो देख के जाना है तो आप ये हमारी वीडियो देख के जाना है। ठीक है,
काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। मेरा ये जो मेहनत है वो आपके लिए काम आ जाएगी, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है, राउंड ऑफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डायरेक्ट मेथड है, बताइए। जैकोबी मेथड, गॉस सेडल मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड और पावर मेथड। क्या डायरेक्ट मेथड कौन सा है, निम्न में से कौन सा डायरेक्ट मेथड है? तो राइट आंसर इज गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, निम्न में से डायरेक्ट मेथड कौन सा है? गॉस एलिमिनेशन मेथड। निम्न में से कौन डायरेक्ट मेथड है? गॉस एलिमिनेशन मेथड। राइट आंसर इज सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन इंटरेटिव मेथड है? निम्न में से कौन इंटरेटिव मेथड है, बताइए। तो इंटरेटिव मेथड है जैकोबी मेथड। राइट आंसर क्या रहने वाला है? सी। राइट आंसर इज सी, जैकोबी मेथड। इंटरेटिव मेथड जो होता है वो जैकोबी मेथड होता है, तो राइट आंसर सी रहने वाला है। निम्न में से कौन इंटरेटिव मेथड है? जैकोबी मेथड को इंटरेटिव मेथड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है। सेकेंड मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, क्या है? अरे ये क्वेश्चन आ चुका है यार, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। सेकेंड मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होती है 1.618। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन रेप्सन की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है? न्यूटन रेप्सन मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो होती है वो 2 होती है। न्यूटन रेप्सन मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या रहती है? 2, याद रखिएगा। राइट आंसर इज बी। न्यूटन रेप्सन मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 होती है। राइट आंसर इज बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंपोजिट ट्रापेजोइडल रूल का एरर ऑर्डर, बताइए। ये भी आप पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। कंपोजिट ट्रापेजोइडल रूल का एरर जो ऑर्डर होता है OH² होता है। क्या होता है? OH²। राइट आंसर इज बी। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी। होता है दोस्तों कभी कभी ऐसा। कंपोजिट सिम्पसन रूल का एरर ऑर्डर, कंपोजिट सिम्पसन रूल का एरर ऑर्डर। अभी ये पीछे कंपोजिट ट्रापेजोइडल था रूल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। कंपोजिट देखिए ऐसा होता है, हम पढ़ के जाते हैं और हमको याद नहीं रहता कि ट्रापेजोइडल था या फिर क्या था, तो मिस हो जाता है। तो अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो ही क्लियर कर पाएंगे। तो याद रखिएगा ये ट्रापेजोइडल था जिसका OH² था एरर ऑर्डर, और इसका क्या रहने वाला बताइए? कंपोजिट सिम्पसन रूल का एरर ऑर्डर क्या होता है? OH⁴। क्या होता है? OH⁴। ठीक है, ओके, तो राइट आंसर इज सी है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोल्यूशन फार्मूला लागू होता है। न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोल्यूशन फार्मूला लागू होता है लास्ट वैल्यू पर, किस पर होता है? राइट आंसर इज सी। न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोल्यूशन फार्मूला कब लागू होता है? लास्ट वैल्यू पर। राइट आंसर क्या रहने वाला है? सी। राइट आंसर है सी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पावर मेथड कन्वर्ज करेगा। पावर मेथड कन्वर्ज करेगा, कब कन्वर्ज करेगा बताइए? पावर मेथड कब कन्वर्ज करता है? जब डोमिनेंट आइगन वैल्यूज हों। राइट आंसर इज बी। पावर मेथड कन्वर्ज करेगा यदि डोमिनेंट आइगन वैल्यूज यूनिक हों। तो राइट आंसर यहाँ पास रहने वाला है बी। ठीक है, पावर मेथड कन्वर्ज करेगा यदि डोमिनेंट आइगन वैल्यूज यूनिक हों। ठीक है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? बी। तो अगला क्वेश्चन है, मॉडिफाइड एरर मेथड संबंधित है। मॉडिफाइड एरर मेथड संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ODE। क्या है? ODE।
मॉडिफाइड एरर मेथड संबंधित है किससे? बी से, ओडीई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डिवाइडेड डिफरेंस मेथड उपयोग होता है। डिवाइडेड डिफरेंस मेथड उपयोग होता है, किससे उपयोग होता है? डिवाइडेड डिफरेंस मेथड उपयोग होता है, बताइए किससे होता है? तो ये होता है, तो राइट आंसर है बी। राइट आंसर क्या है? अनइक्वल इंटरवल डाटा। ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस जो मेथड का उपयोग होता है अनइक्वल इंटरवल डाटा पर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर रहने वाला सी। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है चेबीशेव पॉलिनोमियल का उपयोग होता है, बताइए चेबीशेव पॉलिनोमियल का उपयोग कहाँ होता है? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर रहने वाला है बी। राइट आंसर क्या है? बी, मिनिमाइज इन इंटरपोल्यूशन। चेबीशेव पॉलिनोमियल का उपयोग एरर मिनिमाइजेशन इन इंटरपोल्यूशन पर किया जाता है। तो दोस्तों आज के बस इतने क्वेश्चन थे। अब बताइए, आप कमेंट करके लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप सच में नेट सेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को सही दिशा दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और हमारे चैनल को लाइक करना नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए नमस्कार।